बास्केटबॉल खेला है, वॉलीबॉल खेला है। कभी लंबाई का नुकसान भी आपने पाया? नुकसान क्या है, अपना जहाँ छोटा दरवाजा होता है तो वहाँ अपने को सर झुका के जाना पड़ता है। ये तो अच्छा है, मोटिवेशनल है कि कहते हैं कि जो सर झुका के चलते हैं वो जीवन में सदैव आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे सीनियर सिटीजन से जो रेलवे में उन्होंने एक लंबा समय गुजारा है। इसके साथ साथ आज रिटायरमेंट के बाद वो एक क्रिएटिव फील्ड में अपना योगदान दे रहे हैं। चलिए मिलते हैं प्रदीप झाम जी से। नमस्कार प्रदीप जी। नमस्ते। मैं बंजारा बीट्स को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरा साक्षात्कार लेने से मेरे को इज्जत बख्शी। जी झाम साहब, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि देखा गया है कि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ अलग हटके काम करने का जज्बा रहा है। रिटायरमेंट और उसके पहले की आपकी ज़िंदगी के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। आप हमें अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं मूलतः झांसी का निवासी हूँ। जन्म से ही मेरा झांसी में जन्म हुआ है और पूरा सारी ज़िंदगी मैंने झांसी में गुजारी है। अपनी नौकरी भी झांसी में करी है। और कहाँ आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ मेरी शिक्षा हुई है आपका झांसी के सेंट जोसेफ स्कूल में, और सेंट जोसेफ स्कूल के बाद मेरी शिक्षा राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन हायर सेकेंडरी में हुई है जी। तत्पश्चात मैं क्रिश्चियन इंटर कॉलेज में चला गया और क्रिश्चियन इंटर कॉलेज के बाद इंटर करते हुए मैंने बीए बुंदेलखंड महाविद्यालय से किया। फिर आप रोजगार परक कैसे हुए? कैसे आपका रेलवे में समागम हुआ? मैंने उसके लिए टेस्ट दिया था। टेस्ट के बाद मेरे को कॉल आ गया कि आपके लिए ये कॉल हैगा और आप नौकरी ज्वाइन कर लीजिए। तो किस पोस्ट पे और कहाँ पोस्टेड हुए आप? DRM ऑफिस में जूनियर क्लर्क के पद पे कार्यरत था। कौन सी सन में आपका अपॉइंटमेंट हुआ? 81 में। फिर आपका सेवानिवृत्ति कब हुई? सेवानिवृत्ति मेरी हुई 2016 में। किस पद से आप सेवानिवृत्त हुए? COS के पद से रिटायर हुआ मैं। झाम साहब, ये तो हुआ आपका जीविकोपार्जन वाला पक्ष। एक पक्ष आपका वो भी है जो आप लेख के जीवन गुजारते हैं। अभिनय की भी आपकी यात्रा की कुछ बातें आपने बातचीत में बताई। तो क्रमवार आप बताइए कि लेखन का जो आपका शौक़ है ये कहाँ से शुरू हुआ? लेखन का तो कार्य मेरा परिस्थितियों के अनुसार चलता रहा, लेकिन अभिनय का तो मेरा को हिंदी अधिकारी धमानिया साहब थे, उन्होंने मेरे जीवन को बदल दिया। उन्होंने जी, वो क्या घटना थी जब आपको DRM साहब ने बुलाया और आपको कुछ नसीहत दी? वो हमारे दर्शकों को संक्षिप्त में बताइए। मैं जिस समय अपने पर्सनल ब्रांड में काम कर रहा था उस समय मेरे को DRM साहब ने बुलाया और मैं तो एकदम हक्का बक्का रह गया कि कौन थे उस समय DRM साहब? RN आगा साहब जी। तो उन्होंने बुलाया मेरे को, तो मैंने अपने अधिकारी से कहा, मैंने DRM साहब ने बुलाया, तो मेरी तो हालत ही खराब हो गई थी जी। तो अधिकारी महोदय ने कहा, AP महोदय ने कहा कि जाइए आप मिल के आइए। जी। तो मैं पहले यूनियन में भी काम करता था। किस यूनियन से आप? NCRMU NRMU था जी। उसमें मैंने काम किया। तो आप ये देखिए कि उन्होंने जिस समय मेरे को बुलाया उन्होंने जी। कहना, अच्छा आप ही हैं? मैंने कहा जी। कहते आज से ये चेहरा जो है यूनियन में नहीं दिखाई देगा जी। ये आप कल्चरल में ही आप अपना योगदान करेंगे जी। तो कह धमानिया साहब थे मेरे ऑफिसर। जी। कहना इनको जानते हैं आप? मैंने कहा हाँ धमानिया जी हैं। कहते आप इनके साथ ही मिलके काम करेंगे। और उस दिन से मेरी कल्चरल में काम करने की रुचि पैदा हो गई उनसे। और यूनियन से आपका संन्यास हो गया? यूनियन से मेरा संन्यास हो गया। जी जी। उसके बाद फिर आपने अभिनय के फील्ड में क्या क्या काम किया? पायदान बाइज बताइए हमारे दर्शक। पूरे
3 बार जो यहाँ पे लाइट एंड साउंड प्रोग्राम हुआ था, जी तो उसमें भी हमने जनरल डायर की भूमिका निभाई थी और साथ में वॉकी टॉकी पे सब जगह निरीक्षण भी करते रहते थे कि इसका रोल यहाँ पे हो रहा, उसका रोल यहाँ पे हो रहा। उसमें के.एल. पांडे जी ने मेरे को बहुत सहयोग दिया और उन्होंने के.एल. पांडे जी भी बहुत रुचि रखते थे कल्चरल में। उनकी एक चीज़ मेरे को ध्यान में रहती है कि जिस समय वो महारानी लक्ष्मीबाई की जो घोड़ों की टापों की आवाज़ थी, जो चरचर की आवाज़ होती थी, तो वो स्पेशली उन्होंने जूती जयपुर से मंगवाई थी जिसमें चरचर की आवाज़ आती थी। तो उसमें उन्होंने पूरी साउंड जो था जूतियों का वो सारे माइक लगा रखे थे उन्होंने, और सारे माइक जो चर चर की आवाज़ आती थी वो पूरा साउंड में जाके घूमता था, वो जी गूंजता था जी। जहाँ साहब, इसके बाद आपकी कोई और अभिनय का पार्ट रहा आपके जीवन में? हाँ, काफ़ी रहा। जब एक वो हमारा एक नाटक था सरहद जी बॉम्बे में जी तो फर्स्ट आया था, तो DRM साहब थे भार्गव जी, राजीव भार्गव जी, वो सबसे बहुत गदगद हो गए थे और उन्होंने हम सबको कलाकारों को आप एक लंच या डिनर कहिए वो मुहैया कराया था उन्होंने। अच्छा, आप लोग वहाँ से प्रथम पुरस्कार लेके आए थे? प्रथम पुरस्कार लेके आए थे हम लोग जी। अच्छा, आपका आपने बातचीत में बताया कि आपका लेखन भी एक शगल है, शौक है, तो वो किस तरह से आप मैनेज करते हैं? वो परिस्थितियों के अनुसार कर लेते हैं, जो दिमाग में आ जाता है वो लिख देते हैं हम। जी। ये कितने वर्षों से ये चल रहा है? अब ये कुछ याद नहीं आ रहा मेरे को कि काफ़ी समय से चल रहा है। तो इसका अभी वर्तमान में पोस्टिंग आप सोशल मीडिया पे करते हैं? सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे लिख देता हूँ मैं तो। जी। तो जो आपके ये सच्चाई के कतरे हैं, टुकड़े हैं, क्या आप इनको सहेज के रखकर कोई पुस्तक का निर्माण करने की योजना बना रहे हैं? ये तो आने वाले समय में मैं बताऊंगा कि क्या हो सकता है। इच्छा है? इच्छा तो बहुत है, ये कुछ ना कुछ करने की इच्छा है जी। जहाँ साहब, आप अपने परिवार के बारे में बताइए। आपके परिवार में कौन है? आपके पिताजी का भी परिचय दीजिए तो हमारे दर्शकों को। मेरे पिताजी रिटायर्ड CTI होके रिटायर हुए हैं। क्या शुभ नाम था उनका? श्री LD झाम, लक्ष्मण देव झाम जी। और मेरी माता जी का नाम श्रीमती सरला रानी झाम जी। ये भी बहुत समाज सेविका में थी। पापा भी बहुत आर्य समाज के प्रधान रहे हैं। काफ़ी बार से एक ज़िंदगी में एक बहुत मलाल हैगा मेरे ज़िंदगी में कि मैं अंतिम समय में मैं अपने पापा के पास नहीं रहा। हाँ, इस घटना को, चूँकि बड़ी मार्मिक है, इसको आप हमारे दर्शकों को स्पष्ट बताइए, क्या हुआ था? हुआ ये था कि मेरे को कोरोना हो गया था जी। और मैं कोरोना के दौरान मैं रेलवे हॉस्पिटल में भर्ती था जी। और उसी दौरान मेरे पिताजी का देहांत हो गया था जी। और मेरे को भी 6 दिन के बाद पता चला, जब मैं वहाँ से डिस्चार्ज होके आया हॉस्पिटल से। जी। मेरे दिल की व्यथा कोई नहीं जान सकता कि मेरे साथ क्या हुआ। जो आखिरी समय में ना मेरे को अंतिम दर्शन हुआ, ना मेरे द्वारा संस्कार किया गया उनके लिए। मैं आज भी अपने आप को ना जाने क्या समझता हूँ, दोषी मानते हैं? दोषी मानता हूँ जी। तो आपके अपने परिवार में अभी कौन कौन है? जैसे आपके अपने बच्चे? मेरे 2 बेटियां हैं जी। मेरी दोनों आंखों की ज्योतियां वो। क्या नाम है दोनों का? उनका उल्लेख एक का कीजिए। नाम है प्रेरणा, एक का नाम है साक्षी। क्या वो अब विवाहित हैं? हाँ, दोनों विवाहित हैं। जी। तो क्या वर्किंग वुमेन है? हाँ, वर्किंग वुमेन है अपना। जी। आपकी अपनी इस लेख की यात्रा, अभिनय की यात्रा में आपकी जीवन संगिनी का क्या योगदान रहता है? अरे बहुत योगदान रहा है मेरे जीवन संगिनी, यानी कि मैं जीवन संगिनी के बिना
अधूरा मानता हूँ अपने आप को। बहुत ही मेरी जीवन संगनी मेरे कंधे से कंधा मिला के चलने वाली है। कहाँ की रहने वाली हैं? मेरी जीवन संगनी मथुरा की रहने वाली है। जी जान साहब, कुछ और ऐसा जो आपकी ज़िंदगी में अलग हटके हुआ हो जो आज आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं? आपके शौक क्या क्या हैं इसके अलावा? जो लेखन और अभिनय है ये तो है ही, नृत्य में भी है थोड़ा थोड़ा। जी, नृत्य बोले तो आप नृत्य करने में या देखने में? देखने में और म्यूजिक सुनने में भी बहुत ज़्यादा है। जी, ईश्वर ने मेरे को आवाज़ नहीं दी है गाने की, नहीं तो मैं गाना भी सुना सकता। जी, लेकिन आपको भरपूर ऊंचाई दी है आपके कद की। अब क्या करें। कितनी आपकी ऊंचाई है? 6 फुट 3.5 इंच। तो इसका कभी फ़ायदा मिला या कभी नुकसान मिला इसका? हाँ, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल बहुत खेला है ज़िंदगी में। जी, बास्केटबॉल खेला है, वॉलीबॉल खेला है। कभी लंबाई का नुकसान भी आपने पाया? नुकसान क्या है, अपना जहाँ छोटा दरवाज़ा होता है तो वहाँ अपने को सर झुका के जाना पड़ता है। तो ये तो अच्छा है, मोटिवेशनल है कि कहते हैं कि जो सर झुका के चलते हैं वो जीवन में सदैव आगे बढ़ते हैं। एक सुविचार लिखा है मैंने। जी, सारे जहाँ के मालिक तेरा ठिकाना नहीं मिला, सारे जहाँ के मालिक तेरा ठिकाना नहीं मिला, काफ़ी जांच पड़ताल की फिर भी तेरा छुपा हुआ स्थान नहीं मिला। ना तेरे दीदार हुए काशी में, ना मथुरा में, मक्के और यरूशलेम में, पर तू नज़र नहीं आया किसी पत्थर की मूरत में। क्या बात। पर तू नज़र नहीं आया किसी भी पत्थर की मूरत में। कैलाश भी जाऊं लेकिन वह भी वीरान है। कैलाश भी जाऊं वह भी वीरान है। तेरी अनुपम उपहार का खेल निराला है। तेरी लीला के झरोके बहुत ही अपरंपार है। यथार्थ जीवन की परिकल्पना है। कौन से युग और गलियारों में आपसे वार्तालाप करूं, कौन से युग और गलियारों में आपसे वार्तालाप करूं। अभी लेटेस्ट में जो बाढ़ आई है उसमें मैंने कुछ लिखा है। विश्व में और भारत में जिन 70 करोड़ लोगों ने महाकुंभ मेले में अपने पापों का निवारण किया है, उसका ब्याज बाढ़ और बादलों के फटने के रूप में मिल रहा है। युद्धों की विभीषिका का परिणाम है। जो लोग अधर्म में धर्म को खोजते हैं, ऐसे लोग ही अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। जब मानव धर्म की एक जाति होगी, सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, सारी दुकानदारी समाप्त हो जाएगी। हमारे युवा दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो वो आपके वक्तव्यों को प्रेरणा के रूप में लें? मैं युवा शक्ति से आह्वान करता हूँ कि आगे बढ़ चढ़ करके जो समाज की जो स्थितियाँ हैं उसको उजागर करें और बंजारा बीट्स में आकर के अपना संपूर्ण योगदान दें। तो ये थे प्रदीप झाम जी, जो दर्शकों को अपनी जीवन यात्रा की व्यथा और अपने जीवन यात्रा के महत्वपूर्ण पहलू को शेयर कर रहे थे। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।